हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास का जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशंस बिल्डिंग यानी कि संविधान निर्माण। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें संविधान की क्यों आवश्यकता होती है और संविधान जो है उसके निर्माण की जो प्रोसेस है, उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है कि कैसे जो है एक कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली यानी कि जो संविधान सभा होती है, वो संविधान सभा जो एक अपने संविधान का निर्माण करती है किसी भी लोकतांत्रिक देश में, तो वो जो कानूनों का एक लिखित दस्तावेज होता है उसमें किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है। जैसे उस देश का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, उस देश की मूल मान्यताएं होती हैं, उसके अपने कुछ आदर्श होते हैं, वो उनको भी ध्यान में रखता है। यानी कि वर्तमान और भविष्य दोनों का जो एक प्रकार से उस तत्वों को उसमें शामिल किया जाता है। और फिर हम ये देखेंगे कि भी सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि संविधान है क्या, कि संविधान जो है वो है क्या, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें जो है वो संविधान की जरूरत क्यों होती है, हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, जरूरत क्यों है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं संविधान है क्या। देखो, पिछले अध्याय में हमने डिस्कस किया कि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में, उसमें हमने देखा कि भी लोकतंत्र में वास्तविक प्रभुसत्ता संपन्न जो होती है वो जनता होती है, और जनता तय करती है कि मेरे ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति कैसा हो। तो आपने ये देखा कि भी उसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो जनता की इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें जो शासक जो दल होता है, वो शासक दल अपनी मनमानी नहीं कर सकता। यानी कि वो शासक दल जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। यानी कि हम ये देखते हैं कि एक ऐसी सर्वोच्च विधि होती है जिसमें कुछ बुनियादी तत्व होते हैं, और उन बुनियादी तत्वों का व्यक्ति को, सरकार को या शासक दल को या नागरिकों को उन बुनियादी तत्वों का आदर करना पड़ता है, उनको मानना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि संविधान जो है एक कानूनों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जो सरकार की शक्ति, उसके कार्य, और वो सरकार जो है किस प्रकार अपनी सत्ता जो है एक संवैधानिक तरीके से सत्ता जो है वो प्राप्त करता है, और उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी कि सरकार और नागरिकों के आपसी संबंधों का भी वर्णन होता है। तो यहां देखो, संविधान जो है वो एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है कानूनों का। देखते हो आप अपने समाज में हमें कानूनों की क्यों जरूरत होती है। तो देखो, एक प्रकार से यदि कानूनों के अभाव में हमारी स्वतंत्रता जो है वो नष्ट हो जाती है, उसमें फिर तेरे मेरे की भावना हो जाती है, अगड़े पिछड़े की भावना हो जाती है, तो समाज में जो क्या होता है, अराजकता किसी का ऐसा माहौल हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है वो कानूनों की जरूरत होती है। तो फिर भविष्य के लिए उसको लिखित रूप देना पड़ता है, यानी कि वर्तमान और भविष्य का जो एक प्रकार से कॉम्बिनेशंस करता है अपना संविधान। तो संविधान जो है वो कानूनों का एक लिखित दस्तावेज होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, इसका एक उदाहरण देखते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है आपका दक्षिण अफ्रीका का संविधान हम ले सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, यहां हम दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका, उसमें जो नेल्सन मंडेला जिसने एक अश्वेत जो आंदोलन है उसको बढ़ाया दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और 28 साल तक वहां की गोरी सरकार ने उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके और आजीवन कारावास की सजा सुनाई,
1964 में, यानी नेल्सन मंडेला को 1964 में आजीवन कारावास की और लगभग 28 वर्षों तक रोबेन द्वीप जो वहां की एक भयावह जेल है, उस रोबेन द्वीप में उसको कैद रखा गया था नेल्सन मंडेला को। और जब 1964 में उसको रिहा किया गया और वो पहला अश्वेत राष्ट्रपति बना, तो उसने अपना एक स्पीच दिया था कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैं अश्वेतों के प्रभुत्व को भी का विरोध करता हूं, मैं अश्वेतों के प्रभुत्व का भी विरोध करता हूं। मैं एक ऐसे समाज की कामना करना चाहता हूं जिसमें श्वेत और अश्वेत दोनों आपस में एक दूसरे के सुख दर्द में शामिल होकर के या आपसी सहयोग से वो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करे, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी क्यों ना देनी पड़े। तो ये जो था, ये जो नेल्सन मंडेला है उसका अपना एक स्पीच है, उसका अपना एक वक्तव्य है। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी उस समय के दक्षिण अफ्रीका का जो समाज, सोसाइटी जो था, उसमें ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि नेल्सन मंडेला जो है वो उन प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ खड़ा हुआ, यानी कि गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ उसने एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो एक बहुत बड़े मूवमेंट का उसने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में, आपको पता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान जो है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, उस यूरोप कॉन्टिनेंट के बहुत से देश जो हैं वो ज़्यादा से उनके अंदर एक औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की जो होड़ चली थी। आपको पता है वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो रिवोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा आ गया था, पहले आ गया था, और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा संसार के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अपना कब्जा करना चाहते थे। तो वो यूरोपियन कंपनियां जो है अपने उस साम्राज्य विस्तार की नीतियों से उन्होंने 17वीं और 18वीं शताब्दी में अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं अश्वेत लोग, यानी कि उनकी चमड़ी का रंग जो है वो काला है, तो उन अश्वेत लोगों को वहां गुलाम बना डाला और वहां जो है उन्होंने एक रंग भेद की जो नीति है, रंग भेद मतलब चमड़ी के आधार पर, आप इसको ये कह सकते हैं नस्लीय भेदभाव, उस आधार पर उन्होंने, उस नस्लीय भेदभाव के आधार पर उन्होंने अपनी मनमानी जो है या अश्वेत लोगों का जो दमन जो है या उनके ऊपर हो रहे अत्याचार या अमानवीय व्यवहार जो है, वो शासन व्यवस्था वहां उन्होंने कायम की, यानी कि एक प्रकार से गोरों का प्रभुत्व रहा। जैसे हम देखते हैं कि भारत के अंदर भी अंग्रेजों का जो है वो शासन था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस वहां इतना है कि वहां गोरे लोग जो हैं अफ्रीका के अंदर बस गए थे। भारत 1974 में आजाद हुआ, लेकिन उससे पहले जो है हम ये कह सकते हैं कि उन्हीं का ही शासन था और उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चला महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा। तो लेकिन वहां अंतर यह है कि वहां जो है जो श्वेत लोग हैं वो वहां बस गए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1/3 जनसंख्या जो है वो श्वेत लोगों की थी वहां पर। तो हम देखते हैं कि कैसे नस्लीय भेदभाव जो है वो कायम किया गया था अफ्रीका के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो वहां ऐसे भेदभाव की नीति जो है वो लागू की थी, और वो भेदभाव की नीति क्या थी, जैसे आप रेल में यात्रा करते हैं तो अश्वेत लोगों के जो डिब्बे जो थे वो अलग होते थे। जो ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं तो आपके आने जाने की जो सीढ़ियां हैं वो भी अलग होती थी। ऐसे ही आप कोई सिनेमा घर में जाते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, या कोई बार वगैरह है, या कोई भी आप सार्वजनिक जो स्थल है यदि वहां आप जाते हैं तो उसके लिए वहां अलग से आपको ट्रीट किया जाता था। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां बैठने की जो बेंचेज वगैरह हैं वो भी अलग होती थी।
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स या जैसे सिनेमा घर, रेलवे स्टेशन, कहीं पर भी यदि आप ऐसा सफर करते हैं तो मतलब आपके साथ वहां भेदभाव होता था। दूसरा क्या था कि जो सवेत लोग जो थे, सवेत लोग, उनकी जो बस्तियां होती थी वो अलग होती थी और उन बस्तियों में जो अश्वेत लोग हैं उनको जाने की मनाही थी और यदि वो जाए भी, कोई काम वगैरह है उसके लिए वो जाए, तो उनको वहां परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चमड़ी के आधार पर, यानी कि चमड़ी के आधार पर उन लोगों के साथ इस प्रकार का वहां भेदभाव किया जाता था, वहां पर भेदभाव किया जाता था। इसी तरह से हम देखते हैं कि वहां पर एक है रंगीन चमड़ी के लोग, यानी रंगीन चमड़ी के लोग मतलब क्या है कि जो जैसे भारतीय भी वहां जाकर के रहने लगे थे, तो जो बिल्कुल भी मतलब जो बिल्कुल गोरे हैं या बिल्कुल काले हैं या उसके अलावा, जैसे हम भारतीय जो है वो रंगीन चमड़ी में आते हैं, हम न तो ज्यादा गोरे हैं न ज्यादा काले हैं, तो ऐसी रंगीन चमड़ी वाले लोगों के साथ भी ऐसा भेदभाव किया जाता था। आपको पता होगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने भी वहां जो लगभग वो 22 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, तो वहां पर भी उन अश्वेत लोगों के मतलब समर्थन में उन्होंने चमड़ी के आधार पर जो हो रहा जो भेदभाव है, उस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने वहां संघर्ष किया था। तो अब आप ये देखते हैं कि वहां का जो संविधान जो है, वहां के जो कानून जो है या वहां का जो विधान जो है, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी मिलती थी वो सवेत लोगों को मिलती थी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह हैं, जितने भी सरकारी सेवा वगैरह है या और दूसरे अन्य सर्विसेज हैं, या जैसे जितनी भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो सारी की सारी प्रायोरिटी जो है वो सवेत लोगों को मिलती थी। और अश्वेत लोग उस गलत नीतियों के कारण क्या था, वो अन्याय, अत्याचार, शोषण, भेदभाव, इसका वो शिकार हो रहे थे और उसकी वजह से वो उनकी बजाय जो है वो उन संसाधन के मालिक भी नहीं थे इतने उनके पास, उनकी लाइफस्टाइल जो है वो अलग थी उनसे, उनकी जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी कम थी। इसका मतलब क्या है कि यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो वो गरीब थे, असहाय, बेबस, लाचार, मजबूर, या उनकी जो नीतियां वगैरह थी वो उसके उनके अनफेवर में थी, वो उनके फेवर में नहीं थी। अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वहां यूज किए जाते थे। तो वहां हम देखते हैं कि 1950 का जो दशक है, उस दशक में यहाँ पर उस गोरी सरकार के खिलाफ जो है धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, आंदोलन ये स्टार्ट होते हैं कि भी इस प्रकार जो है अश्वेत लोगों को ट्रीट न किया जाए, उनके साथ भेदभाव न किया जाए। तो वहां पर जो 1950 का जो दौर है, जो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो रूप धारण कर लेता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो अफ्रीकी सरकार है वो दमन पर आ गई थी। यानी कि वहां पर जितनी भी जैसे मीडिया है, जैसे आपका संविधान जो है वो आप भारतीय संविधान आपको गारंटी देता है कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो वहां पर जो मीडिया है उसको सेंसर कर दिया गया, उसकी आवाज जो है उसको दबा दिया गया। जैसे मान लो वहां उनके विरोध प्रदर्शन जो भी है उनके ऊपर कठोरता, बलपूर्वक या सैनिक कार्रवाई का यूज किया उन्होंने, और जितने भी वहां पर स्वतंत्र एजेंसियां जो थी, स्वतंत्र मीडिया जो है, प्रेस रिपोर्टर जो है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, पंपलेट वगैरह है, इनको पूरा का पूरा बैन कर दिया। जितनी भी वहां जो पॉलिटिकल पार्टी बनी, जैसे अफ्रीकन कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस जो है उसका निर्माण किया, वो जो पार्टी जो थी उस पार्टी को बैन कर दिया गया, और जो नेल्सन मंडेला और उसके जो 7 अन्य जो साथी थे उन सभी को अरेस्ट करके और एक भयावह जेल रोबेन द्वीप में 1964 में उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और उनके जो भी फॉलोअर थे, समर्थक जो थे, वो वहाँ की जो सरकार जो है उस दमन की नीति की वजह से उनकी जैसे हत्या है या उनको जेलों में डालना या उनको
फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करना, इस प्रकार वहाँ हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो है सरकार जो है वो दमन की नीति पर आ गई थी। लेकिन वहाँ पर जो अफ्रीकन लोगों के द्वारा जो एक मूवमेंट जो है, एक आंदोलन जो है वो धीरे धीरे क्या है, जब वो थोड़ा सा सक्सेस होने लगता है और फिर यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो भी क्रिएट हुआ अफ्रीका के अंदर, यानी कि जो दूसरे देशों के जो जनप्रतिनिधि हैं या जैसे और अन्य जो कंट्रीज वगैरह हैं वो यूएन के माध्यम से या खुले मंच के ऊपर जो है वो अफ्रीकन सरकार की निंदा करने लगे कि चमड़ी के आधार पर जो भेदभाव है उस भेदभाव को समाप्त किया जाए। तो इस प्रकार जो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा उसके ऊपर और अफ्रीका के अंदर जो बढ़ रहा जो दबाव है जो इसके ऊपर जो अफ्रीकन सरकार के ऊपर, तो उस दबाव का मतलब जो अनुभव किया उन्होंने, तो धीरे धीरे वहां पर क्या होता है, अफ्रीकन जो सरकार है वो सरकार जो है वो उनमें कुछ रियायतें करती है, वो अपने संविधान में संशोधन करती हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि उन्होंने जो प्रेस पर लगे जो प्रतिबंध है वो वापस ले लिए, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके वहाँ को कुछ नागरिकों को कुछ विशेष सुविधाएं जो है वो प्रदान करना, जो अपोजिशन पार्टी जो है जो उनके ऊपर जो बैन किया गया था वो बैन को वापस ले लेना, या जो उस आंदोलन के दौरान जिनके ऊपर राजनीतिक जो अपराधी का आरोप लगा करके जिनको जेलों में डाल दिया था धीरे धीरे उनको छोड़ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1994 के अंदर वो दौर आया, 23 अप्रैल 1994 को वो दौर आया कि वहां पर एक संविधान निर्माण जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है उसकी बात उठी और 1996 यानी कि 1996 में अफ्रीका का जो है, दक्षिण अफ्रीका का एक संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ और वो संविधान आज के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए वो एक आदर्श है। वो इतना बढ़िया जो है वो संविधान बनकर के आया है कि दूसरे देशों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। और नेल्सन मंडेला जो 28 वर्षों तक जेल में रहा उसको रिहा कर दिया जाता है और वो पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनता है दक्षिण अफ्रीका का। और लगभग 2 वर्ष तक 1994 से 1996 तक जो है वो अथक प्रयास से जो है दक्षिण अफ्रीका का एक नया संविधान बन करके आता है। और वो संविधान जो है वो जो गोरे और जो काले लोग हैं उनके बीच जो भेदभाव था, या रंगीन चमड़ी वाले जो लोग हैं उनके बीच जो भेदभाव था उस भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। यानी कि एक ऐसी उस प्रस्तावना में बात कही कि भाई जो भी गोरे लोगों ने आपके ऊपर अन्याय किए हैं, अत्याचार किए हैं, आपके ऊपर जो एक प्रकार से भेदभाव उसके शिकार रहे, तो आप गोरे लोगों को माफ कर दें। और उसके बाद जो है एक ऐसी व्यवस्था कायम की गई जिसमें सभी को फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बिना किसी भेदभाव के सभी को मिला। उन अश्वेत लोगों को पहली बार जो है वो वोटिंग राइट्स मिला और जितने भी जिस प्रकार के भेदभाव थे अफ्रीका के अंदर उन सभी भेदभावों को समाप्त करके और सभी लोगों को जो है वो इक्वल राइट्स दिए गए। और आज वो लोग जो हैं एक समान जो है वो अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करके और मिलजुल करके और उस असेंबली के अंदर या प्रांतीय विधानसभाओं के अंदर सभी हर जगह जो है वो अपना एक मिल करके और एक दूसरे के सहयोग करके कोऑपरेट करके और वो देश निर्माण के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है वो किस प्रकार नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ और फिर एक ऐसा नया संविधान बनाएगा जिसमें सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उस संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है या आवाज जो है वो कैसे उठी। फिर हम देखते हैं कि हमें संविधान की जो है वो जरूरत क्यों है। देखो, आप सभी क्रिकेट मैच देखते हो, फुटबॉल का मैच देखते हो या कबड्डी का जो भी आप मैच देखते हो, उसमें आपने देखा हो अंपायर होते हैं, फील्ड अंपायर होता है, कोई थर्ड अंपायर होता है, कोई रेफरी वगैरह होता है, एक कमेटी होती है, उसके कुछ अपने नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, वो सभी खिलाड़ियों को, एजेंसियों को, सभी को मान्य होते हैं।
आप कल्पना करो उस कमेटी को, उसके जो रूल रेगुलेशंस वगैरह है, अंपायर्स वगैरह हैं, आप उनको एक बार मैदान से बाहर कर दो तो वो खेल खेल नहीं रहेगा। ऐसे ही अपने समाज के अंदर विभिन्न वर्ग और समुदाय हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने अपने हित हैं, और उन हितों को लेकर के यदि टकराव उत्पन्न हो जाता है तो फिर एक अराजकता कैसी स्थिति आ जाती है। वही अंपायर की भूमिका निभाता है अपना संविधान। तो सभी वर्ग और समुदायों के बीच यदि हमने तालमेल बिठाना है, उस तालमेल के लिए कुछ मर्यादाओं का होना जरूरी है, ऐसे कुछ कानूनों का होना जरूरी है जिसमें कि वो उनके हितों में जो टकराव है उस टकराव को समाप्त कर दे। और यदि वो टकराव रहेगा तो समाज में कभी भी शांति नहीं रह सकती, और शांति के अभाव में व्यक्ति कभी भी अपना विकास नहीं कर सकता। तो वो तालमेल यदि हमने बिठाना है तो कुछ ऐसी मर्यादाएं, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाने होंगे जिसमें सभी वो उन बुनियादी जो मान्यताएं हैं, जो तत्व है, उनको मान करके और अपना सर्वांगीण विकास करें। तो यहां हम देखते हैं कि यदि हमने सोसाइटी, समाज से उन हितों को दूर, टकरावों को दूर करना है तो भी हमें एक लिखित संविधान की जरूरत होगी, कुछ ऐसे बुनियादी तत्वों की जरूरत होगी। फिर जो सरकार हमारी बनकर के आती है, वो सरकार भी जो थ्रो प्रॉपर चैनल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से वो सरकार बनाए, और वो अपनी मनमानी ना कर सकी तो उसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी तरीके से सरकार और नागरिकों के बीच जो संबंध है उसको कायम किया गया है। उसी के अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं लोगों को कि वो उन सुविधाओं का फायदा उठा करके अपना विकास करें। तो इससे क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक लिखित संविधान है, कुछ ऐसे उसके अंदर बुनियादी तत्व हैं जिनको सभी लोगों को और सभी सरकारों को, संस्थाओं को मान्य होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे तालमेल बना रहता है, और उस तालमेल में सभी व्यक्ति जो है वो आपसी सहयोग से अपना और अपने देश का विकास करते हैं। इसलिए जो है हमें एक ऐसे लिखित संविधान की जरूरत होती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो निर्माण जो है वो निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।